नमस्कार। आचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो ये है आपकी बायोलॉजी की सीरीज़ जीव विज्ञान कक्षा 11 की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जीवाणुओं में प्रजनन। तो ये आपका जीवाणु जगत का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो जीवाणुओं में प्रजनन की बात करते हैं। तो जीवाणु में प्रजनन का मुख्य रूप से वर्धा तथा अलैंगिक रूप से होता है। ठीक, यहाँ पास वेजिटेटिव होता है और दूसरा है असेक्सुअल होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है। ठीक, लेकिन लैंगिक जनन का एक आद्य रूप जरूर पाया जाता है। ठीक, तो ये सब क्या होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि मेनली मुख्य रूप से वर्धा और अलैंगिक रूप से होता है, वर्धीय और अलैंगिक रूप से। और इसके अलावा आपका लैंगिक का जो है बहुत ही आद्य प्रकार, प्रिमिटिव प्रकार पाया जाता है। इस प्रकार के लैंगिक जनन में युग्म का निर्माण नहीं होता है जैसे मनुष्यों में होता है। ठीक, इसमें युग्म का निर्माण, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, लेकिन इसमें सबसे जो आवश्यक लक्षण है आनुवांशिक पदार्थ का विनियमन, मतलब यहाँ पास एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होता है यहाँ पास बिल्कुल होता है, जिसे आनुवांशिक पुनर्योजन मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं आपका वर्धी जनन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहले हमें पढ़ना है द्विखंडन के बारे में। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी मतलब होता है 2, फिजन मतलब खंडन। तो द्विखंडन है तो आपको यही समझ में आ गया होगा कि एक जो है एक जीवाणु 2 में परिवर्तित हो जाता है। तो जीवाणु जनन की यह एक सामान्य विधि है और यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ठीक, इस विधि में सर्वप्रथम कोशिका आकार में बढ़ती है। इसके बाद डीएनए का प्रतिकृतिकरण और तथा पट निर्माण साथ साथ होता है। डीएनए के प्रतिकरण से डीएनए के 2 वलय बन जाते हैं। मतलब यहाँ पास क्या हो रहा है कि 1 से 2 डीएनए बन रहे हैं, मतलब 1 से 2 में बढ़ जा रहा है वो। पट निर्माण प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वेशन द्वारा आरंभ होता है। पट निर्माण के पूर्ण होने पर कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि डीएनए प्रतिकरण और पट निर्माण के साथ साथ के लिए मीसोसोम्स उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पास मीसोसोम्स होते हैं जो इसमें द्विखंडन के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पास आप देखिए कि यहाँ पास एक बैक्टीरिया था, तो यहाँ पास क्या होता है आपका कि यहाँ पास डीएनए इसमें 2 है, 2 अलग अलग बनने लगता है। ठीक, यहाँ पास 2 अलग हुए और धीरे धीरे इसमें क्या होता है द्विखंडन होता है और यहाँ पास हमको क्या मिलते हैं कि 2 अलग अलग जीवाणु का निर्माण हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं द्विखंडन, बाइनरी फिजन। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि एक जो जीवाणु रहता है वो 2 जीवाणुओं में बट जाता है। अगला है आपका मुकुलन, जिसको बोलते हैं बडिंग। इसके बारे में हमने पहले बात की, पिछले लेक्चर में भी बात की थी। तो इस विधि में जीवाणु कोशिका से छोटी छोटी अतिवृद्धियाँ निकलती। जैसे ये देखिए यहाँ पर छोटा सा ये अतिवृद्धि निकली, जिसको बड बोलते हैं। यहाँ पर छोटी सी अतिवृद्धि निकली है। ठीक, तो ये कुछ समय पश्चात इसमें कोशिका द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग भी आ जाते हैं। तो धीरे धीरे इसमें अन्य कोशिकांग भी आ गए और जैसे ही वो पूर्ण हो जाता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इन अतिवृद्धि को मुकुल कहते हैं। मुकुल जनक कोशिका के संकीर्णन द्वारा पृथक होकर नए जीवाणु को जन्म देती है। तो पिछले वाले में क्या था, दोनों बराबर आकार से अलग हो रहे थे, लेकिन यहाँ पास क्या एक छोटा सा हिस्सा अलग होता है, फिर धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से उसका विकास हो जाता है। तो ये है आपका वर्धी का दूसरा उदाहरण। तो यहाँ पास देखिए ये आपका एक जीवाणु था, उसमें क्या हुआ, यहाँ पास एक बड निकलना शुरू हुआ और ये बड आगे जाके अलग से एक जीवाणु बना लेता है। ठीक, ये था आपका वर्धी के बारे में। वर्धी में हमने समझा आपका, एक समझा हमने द्विखंडन और एक हमने समझा आपका मुकुलन। अब आते हैं आपका अलैंगिक जनन के ऊपर। अलैंगिक जनन के ऊपर तो जीवाणुओं में अलैंगिक जनन कई विधियों द्वारा होता है। इसमें पहला है आपका अंतः बीजाणु, ठीक, जिसको बोलते हैं बाई एंडोस्पोर्स। तो इस प्रकार के बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। कुछ जीवाणु अपने द्रव्य के चारों ओर अत्यंत दृढ़ भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। इस संरचना को अंतः जीवाणु कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि जीव द्रव्य के चारों ओर अत्यंत दृढ़ भित्ति का निर्माण करते हैं। मेन इसमें इंपॉर्टेंट यही है। जैसे ये देखिए यहाँ पास कि यहाँ पर ये इसका निर्माण कर ले रहा है। ठीक, इसी भित्ति का निर्माण कर ले रहा है। तो यही इसी प्रकार से होता है आपका
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि बैसिलस वंश के लगभग सभी जातों जीवाणुओं में ये पाया जाता है, कौन सा, अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए इतना काफ़ी है, इसमें ज़्यादा इसमें आपको नहीं घुसना है। अगला है आपका लैंगिक जनन अथवा अनुवांशिक पुनर्योजन, ठीक, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल दो अलग अलग जीवाणुओं के आके आपस में जुड़ते हैं और उसके बाद क्या होता है, उससे नया फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले माना जाता था कि जीवाणुओं में लैंगिकता का अभाव होता है, लेकिन लेंडरबर्ग और टॉटम ने 1950 में जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किन्होंने इसकी खोज की थी, लेंडरबर्ग और टॉटम ने, ठीक, इन्होंने इसकी खोज की थी। परंतु फिर भी जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक जनन के समान युग्मक निर्माण या युग्मकी संगलन नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पास ये सब नहीं होता है, मतलब यहाँ पास आपको अर्धसूत्री विभाजन नहीं मिलेगा जो मनुष्यों में देखा जाता है या अन्य मैमल्स में देखा जाता है, स्तनधारियों में देखा जाता है। तो यहाँ आपको मेरे लिए समझना है कि यहाँ पास सिर्फ आपका गैमेट्स का एक्सचेंज होता है। तो इसको और समझते हैं, जैसे ये देखिए कि दो अलग अलग जीवाणु हैं, तो ये आपका डोनर है, ये आपका एक्सेप्टर है, मतलब ये यहाँ से जेनेटिक मटेरियल इसको दे रहा है, ठीक, और ये यहाँ से जेनेटिक मटेरियल इधर गया और ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पास पहुँच गया। अब ये है कि दो अलग अलग जीवाणुओं में अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए का एक्सचेंज हुआ है, मतलब एक तरफ से दूसरी जगह गया है, मतलब इसको बोलेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, ठीक। तो पहले वाले में क्या था आपका वर्धी में कि वहाँ पास एक में ही दूसरा विकसित हो रहा था। अलैंगिक में क्या हो रहा था कि वो आपस में ही क्या हो रहा था, उसमें कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा था, वो मतलब उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में उपलब्ध था। लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है कि मेल फीमेल पार्ट अलग अलग था और दोनों में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है। वो ट्रांसफ़र से क्या होता है, उसमें फ्यूजन होता है और फ्यूजन होकर उसमें आपको क्या देखने मिलता है कि यहाँ पास लैंगिक जनन हो रहा है, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी। तो ये था आपका जीवाणुओं में जनन। इसके बाद आते हैं आपका जीवाणुओं का आर्थिक महत्व के बारे में। ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते भी हैं। तो अगले इसके बाद जो लेक्चर आने वाले हैं उसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो अनेक प्रकार के जीवाणु पौधों, जंतुओं और एवं मनुष्यों में भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं और खाद्य पदार्थों और अन्य कीमती पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे जीवाणुओं को हम अपना शत्रु कह सकते हैं। तो एक क्या है, जीवाणु हमारे शत्रु भी होते हैं। इसके विपरीत कुछ जीवाणु हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। तो कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जो हमारे उपयोगी होते हैं, मतलब हमारे कार्य में भी आते हैं। ऐसे जीवाणुओं को हम अपना मित्र कह सकते हैं, अथवा जीवाणु लाभकारी एवं हानिकारक दोनों होते हैं। तो दोनों प्रकार के जीवाणु आपको मिलेंगे। तो जीवाणु का आर्थिक महत्व क्या है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पास फोटोज़ आपको दिख रही हैं जिसमें एग्जाम्पल्स हैं, जिसको हम डिटेल में एक करके देखते हैं। तो पहले आते हैं हम उपयोगी बैक्टीरिया के बारे में, उपयोगी जीवाणुओं के बारे में। तो पहला है आपका उपयोग भूमि की उर्वरता के ऊपर। तो भूमि की उर्वरता में वृद्धि कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरता बढ़ाने का कार्य करते हैं, जैसे राइजोबियम। तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी राइजोबियम के बारे में, जिसमें वो क्या होता है कि दलहनी फसलों की जड़ में उपस्थित जड़ की गांठ में पाया जाता है, जहाँ पास ये क्या करता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। तब नाइट्रेट में परिवर्तित किया मतलब अमोनियम परिवर्तित किया, और इससे क्या होता है आपको कि उसको उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। मतलब उससे क्या है कि मिट्टी क्या होती है और ज़्यादा उर्वरक होने लगती है। क्योंकि पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखती, इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणुओं की मदद से प्राप्त होता है, ठीक। इसी को बोलते हैं हम सहजीवी या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब दोनों को फायदा है इसमें। उसको रहने राइजोबियम बैक्टीरिया को जीवाणु को उसको रहने की जगह मिल जा रही है, खाना मिल जा रहा है पौधे से, और पौधे को उर्वरक मिट्टी मिल जा रही है, ठीक। तो यहाँ पास ये देखिए कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि ये नाइट्रोजन खींच के उसको अमोनिया में बदल दे रहा है। ये देखिए आपका इन सबको, और इसी को मिट्टी क्या हो जाती है और ज़्यादा उर्वरक हो जाती है। तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल भी कह सकते हैं, जो आगे आके हम पढ़ेंगे डिटेल में। अगला आपका दूध का दही में परिवर्तन। तो दूध से दही बनाने में जीवाणु का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाए जाने वाले में तो ये क्या करता है कि इसको दही में परिवर्तित करने में मदद करता है। तो आपको ये याद रखना है कि दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है, लैक्टोबैसिलस। अगला आपका सिरका के निर्माण में, तो शर्करा घोल शुगर सॉल्यूशन को एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु से सिरका में परिवर्तित कर दिया जाता है। शक्कर के घोल को
आपका सिरका बनाता है एसिटोबैक्टर एसेटी, इसका नाम है जीवाणु का। अगला आपका तंबाकू की पत्ती में सुगंध और स्वाद बढ़ाने में, तो बैसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस इसका नाम है, नामक जीवाणु का उपयोग तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, बैसिलस मेगाथिनिस माइकोकोकस। अगला है आपका चाय की पत्ती में ब्यूरिंग के लिए, तो माइकोकोकस कोंडिसेंस नामक जीवाणु द्वारा चाय की पत्ती पर किण्वन क्रिया द्वारा क्यूरिंग की जाती है। ठीक, तो इसमें चाय की पत्ती जो आगे प्रोसेस होती है उसमें इसका काम होता है। रेशों के रेटिंग में जल में पाए जाने वाले क्लोस्ट्रीडियम ड्यूटीरियम, इसका नाम है जीवाणु का, द्वारा जूट, पटसन और सन के रेशों का रेटिंग होता है। ठीक, तो इसमें भी आपका कार्य होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ फूड देखिए आप इसमें, तो ये आपके जितने सब में आपको माइक्रोब्स मिलेंगे ही, मतलब जीवाणु आपको मिलेंगे ही। अगला है आपका कि लैक्टिक अम्ल के निर्माण में बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडिसाई और बैक्टीरियम एसिडिसाई लैक्टिसाई नामक जीवाणु जो दूध में पाए जाते हैं, वही लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, लैक्टिक अम्ल लैक्टिक एसिड का जो निर्माण होता है वो बैक्टीरियम लैक्टिक एसिडाई इससे होता है। इसके अलावा आपका प्रतिजैविकीय औषधियों के निर्माण में, तो कुछ जो औषधियाँ होती हैं उनके निर्माण में भी जीवाणु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पास आप आते हैं जीवाणु के, आप फोटोज़ देख सकते हैं। आप देखते हैं जो हानिकारक जीवाणु कौन कौन से हैं हमारे लिए। तो पहला है आपका भोजन विषाक्तता, मतलब फूड पॉइजनिंग में जैसे कुछ जीवाणु है जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ये भोजन को विषाक्त कर देता है, मतलब भोजन को जहरीला कर देता है। जैसे आप खुले में अगर आप भोजन रख देंगे तो क्या होता है, सड़ने लगता है और वो आपको तकलीफ भी देता है। अगला आपका डीनाइट्रिफिकेशन, तो कुछ जीवाणु नाइट्राइट और अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं, जैसे बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक, तो ये क्या करता है कि यहाँ पास उसको वापस से नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा कुछ पौधों में रोग होते हैं जो जीवाणुओं के कारण होते हैं, जैसे आलू का सैथिल रोग। ठीक, तो आलू का जो सैथिल रोग है ये स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम नामक जीवाणुओं द्वारा होता है। ठीक, इसके अलावा आपका नींबू का कैंकर रोग, तो नींबू का कैंकर रोग है ये ज़ैंथोमोनस सिट्री नामक जीवाणुओं द्वारा होता है। अगला है गेहूं का टुंडू रोग, तो गेहूं का जो टुंडू रोग है तो इसमें आपका है कोर्नी बैक्टीरियम ट्रिटिकी, तो ये जो जीवाणु है इसके द्वारा गेहूं का टुंडू रोग होता है। और सेब का अग्निनीरजा रोग, इसको बोलते हैं फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, तो ये इरविना नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो आपको हर एक का नाम याद नहीं रखना, कुछ एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए जिससे एग्जाम में आ जाए तो आप बता सकें। तो ये आपका उसी रिलेटेड एक फोटो है। अगला ये पशु में भी रोग करते हैं, जैसे पशु में जीवाणुओं द्वारा जानवरों में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे जानवरों का काला पैर रोग, ब्लैक लेग ऑफ एनिमल, तो ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम चाई, ठीक, नामक जीवाणु द्वारा यह होता है। अगला है आपका भेड़ में एनगेरक्स रोग, बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक, तो ये अलग अलग रोग हैं, अलग अलग जगह जो नुकसानदायक जीवाणु होते हैं वो। तो मनुष्यों में भी अनेक रोग जो होते हैं वो जीवाणु द्वारा ही पैदा होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जीवाणु बहुत ही घातक रोग बना सकते हैं, जैसे सबसे घातक रोग है उसमें से हैजा। तो विब्रियो कॉलेरी, ये जो विब्रियो कॉलेरी जीवाणु है इससे क्या होता है आपका हैजा हो जाता है। फिर है आपका डिप्टीरिया, तो कोरिनो बैक्टीरियम डिप्टीरिया, इससे होता है आपका डिप्टीरिया। फिर है आपका सूजक जिसको बोलते हैं गोनोरिया, या आपका गोनोकोकस गोनोरिया, इससे आपका क्या होता है सूजक होता है जिसको गोनोरिया बोलते हैं। अगला आपका कोढ़ या कुष्ठ रोग, ये होता है आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, तो इससे आपका कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग होता है। तो ये आपका डिप्टीरिया कुछ इमेजेस है, अगर आप देख सकते हैं तो ये आपका डिप्टीरिया क्या होता है इसके बारे में यहाँ पास इमेजेस हैं, और आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग क्या होता है वहाँ इसका इमेजेस यहाँ पर है। ठीक, अगला है आपका निमोनिया, तो इसमें है डिप्लोकोकस निमोनी, इससे क्या होता है निमोनिया होता है। प्लेग जो होता है आपका बैसिलस पेस्टिस से होता है। सिफिलिस जो बीमारी है वो ट्रेम्पोनेमा पैलिडम से होता है। टाइफाइड से आपका टाइफाइड होता है आपको सैल्मोनेला टाइफी। तापेदिक टीबी ट्यूबरक्लोसिस होता है आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो आपका है ये सुपर बग हो चुका है, तो डिटेल में देखेंगे सुपर बग क्या होता है और किस प्रकार से और ज़्यादा घातक हो चुका है टीबी।
तो उसमें किस प्रकार से उसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना लिया है वो देखेंगे। अगला है आपका टिटनेस, तो इसमें क्या है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, इससे क्या होता है आपका टिटनेस होता है। और काली खांसी वूपिंग कफ होता है आपका हेमोफिलिस पर्टुसिस, इससे होता है आपका वूपिंग कफ। और ये आपका एक प्लेग का एक इमेज है जिसमें प्लेग हुआ एक बार फैला था यूरोप के कुछ देशों में और बहुत ही खतरनाक प्लेग हुआ था और उसमें बहुत बड़े स्तर पर लोग मारे गए थे। ठीक, तो ये था आपका हमने पढ़ा इसमें मोलेरा के आगे का। तो एक चैप्टर एक थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें आपका साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगला जो लेक्चर रहेगा वो साइनोबैक्टीरिया के बारे में रहेगा और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और हमारे चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्वेश्चन में देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है वो सब हम समझेंगे। तो ये था आपका आचार्य का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।